हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज हम लोग संविधान की अगली क्लास राष्ट्रपति के बाद आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं और उसके जितने भी पहलू हैं उनको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि उपराष्ट्रपति यानी कि भारत में एक पद होगा जो कि उपराष्ट्रपति पद के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों जो पदाधिकारी होते हैं इनको भाग 5 में रखा गया है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि भाग 5 में हमारे दो सबसे बड़े पदाधिकारी, जो एक राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति, दोनों को रखा गया है। हाँ, अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछली क्लास पढ़ी, वहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में देखा कि 52 से लेकर के 62 तक के मध्य राष्ट्रपति पद के वर्णन को दर्शाया गया था। हम लोगों ने उसको भली भांति समझा है और आइए आज चलते हैं, हम लोग उपराष्ट्रपति को समझते हैं पूर्ण तरीके से। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो आपको जवाब करना है भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। अब प्रश्न बनता है कि ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद के मध्य में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर समझेंगे कि इसे जहाँ से राष्ट्रपति समाप्त होता है उसके अगले अनुच्छेद यानी 63 से इसकी शुरुआत हो जाती है और इसे हम लोग 73 तक पढ़ते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इसके मध्य में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ समझना है उपराष्ट्रपति पद। तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं केवल उपराष्ट्रपति पद पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास जो पढ़ी थी वो केवल हम लोगों ने राष्ट्रपति पद पढ़ा था, न कि राष्ट्रपति पढ़ा था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ समझेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको राष्ट्रपति नहीं पढ़ाए हैं, अनुच्छेद के सीरियल के अनुसार आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो अनुच्छेद के सीरियल के अनुसार में आते हैं पद, और जब हम उसके बारे में वर्णन करते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, उनके अधिकार को, उनके सभी क्रियाकलापों को, तो फिर वो आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए हम लोग सीरियल क्रम में अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं अनुच्छेद 63। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया पद है। तो अनुच्छेद 63 में एक बात कही गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति पद होगा, यानी कि अपने भारत के संविधान के अनुसार एक उपराष्ट्रपति पद होगा। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये वास्तव में अपना, अगर हम लोग ध्यान दें कि इस्तीफे संबंधी या कोई भी प्रतिवेदन होता है तो किसे सौंपता है, तो ये अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो ये दोनों पदाधिकारी यानी पद आपस में एक दूसरे को अपने प्रतिवेदन यानी इस्तीफे सौंप सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद यहाँ पर 64 पर। तो जो अनुच्छेद आपका 64 है, इस अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में होगा, जो कि किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। यानी कि हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा ये किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ के पद पर नहीं होगा, और यह जो पद है उपराष्ट्रपति, यह पद उपराष्ट्रपति पद बाद में, पहले इसे राज्यसभा का सभापतित्व करना होगा, यानी पदेन सभापतित्व करना होगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का काम नहीं, इसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इसे कार्य सौंपा गया है। यही कारण होता है, अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो एक प्रश्न सामने आता है कि यही कारण है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है इसका वेतन सदैव लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ समझना है, क्योंकि दोनों पदों को यहाँ कॉमन बराबर रखा गया है।
अब प्रश्न अगला यहाँ पर आपका आता है कि जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि अनुच्छेद यहाँ पर जो 65 है इसमें क्या वर्णित किया गया है, तो बिल्कुल ढंग से समझिएगा आप लोग बेटा। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रपति पद कार्यवहन के रूप में, यानी कि हमारा 65 में अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवहन के रूप में ये जो उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 65 से राष्ट्रपति पद के कार्यवहन को करेगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 65 में। यानी कि कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर कहीं बाहर दौरे पर गया है, विदेश दौरे पर गया है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के जो कार्यवहन होते हैं उनके काम का जो है वो वहन करेगा, यानी कि उनके कामों को पूर्ण करेगा। अब प्रश्न यहाँ पर आता है अनुच्छेद जो है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या वर्णित है, यहाँ पर वर्णित है कि ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान रखेंगे जैसे बात करी जा रही है उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग समझें कि किस तरीके से यहाँ पर उपराष्ट्रपति, तो गौर से समझेंगे किस तरीके से हम लोग ध्यान दें। उपराष्ट्रपति, ये जो हमारा उपराष्ट्रपति पद है इसका इसमें क्या किया गया है, निर्वाचन, यानी कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और इसका निर्वाचन किस विधि से होता है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति की समानुपातिक प्रणाली के द्वारा ही इसका निर्वाचन होता है, जो कि एक प्रकार की गुप्त मतदान प्रणाली होती है। तो यहाँ समझना है कि इसका जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये भी समझना है कि हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं ये भाग लेते हैं। अब प्रश्न है कि जिसे हम 67 कहते हैं, 66 के बाद 67 नंबर का जो है इसमें क्या है, तो यहाँ पर पदावधि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 67 कहता है कि कोई भी एक निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद जो होगा वो अपने कार्यकाल का जो भाग होता है वो 5 वर्ष या फिर वो अपनी मर्जी के अनुसार इस्तीफा दे सकता है, या फिर ऐसी परिस्थिति या जहां पर वो काम करने के लायक नहीं होता है तो राज्यसभा के संपूर्ण जो है सदस्यों के द्वारा जो है अगर बहुमत पारित होता है तो उसे लोकसभा सदस्यों से केवल कार्यवाही के रूप में प्रस्तावित विधेयक द्वारा इसे पद से हटा दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर यानी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग तो नहीं लगता, मगर इसे राज्यसभा के कुल सदस्यों के द्वारा पारित विधेयक से तथा लोकसभा से उसे अनुमन्य करके इसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये इसकी पदावधि होती है। पदावधि का मतलब होता है कि इसका जो काम है, कार्यकाल है, वो कब से कब तक हो सकता है, तो आंसर निर्वाचन से 5 साल के लिए होता है, मगर यदि वो चाहे तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। इस बात को भी यहाँ समझना है। अगर ये नहीं देता है या किसी संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा के कुल सदस्यों से पारित बहुमत विधेयक द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। ये भी ध्यान रखने योग्य है। अब प्रश्न यहाँ पर फिर देखें कि पदावधि के बाद की बात करें, यहाँ पर हम 68 की बात करते हैं। अनुच्छेद जो 68 है, तो 68 में क्या बताया गया है, गौर से समझने की कोशिश करना कि आकस्मिक रिक्त पद के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन से 5 वर्ष तक। तो यहाँ इस प्रश्न को आप समझेंगे कि यदि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि यदि कहीं हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर ये हो जाता है
जिसे मृत्यु कहते हैं, या फिर ये इस्तीफा दे दे। इस्तीफा यानी कि कहने का मतलब राष्ट्रपति की या तो मृत्यु होती है या तो इस्तीफा देता है, तो वो पद किस प्रकार से रिक्त होता है? आकस्मिक रूप से रिक्त होता है। आकस्मिक का मतलब कि ये पद जो रिक्त हुआ है, यकायक रिक्त हुआ है, तो इस पद को भरने के लिए यहाँ पर एक बात होती है कि राष्ट्रपति की तरह 6 महीने का समय नहीं दिया जाता है। यहाँ पर वो बात बिल्कुल यथाशीघ्र निर्वाचन करना आवश्यक होता है। यथाशीघ्र का मतलब होता है त्वरित, तुरंत होता है। जबकि राष्ट्रपति वाले में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या वो इस्तीफा देता है तो 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन कराना आवश्यक होता है, परंतु उपराष्ट्रपति पद में तुरंत, त्वरित रूप से निर्वाचन कराना आवश्यक होता है। परंतु बिल्कुल आगे की प्रक्रिया राष्ट्रपति पद जैसी होती है, यानी कि जब उसका निर्वाचन कराया जाएगा बीच में, तो पुनः वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचन होगा, न कि शेष समय के लिए निर्वाचन होगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि कोई उपराष्ट्रपति पद अपने पद पर आसीन हुआ है और उसके केवल 2 वर्ष पूरे हुए हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शेष कितने बचे? शेष बचते हैं 3 वर्ष। तो ये जो नव निर्वाचन होगा यथाशीघ्र वाला, वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, शेष समय के लिए नहीं होता है। चलिए आगे हम फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। पहले यहाँ पर हम समझते हैं। फिर यहाँ पर जो है अनुच्छेद जो है 69 यानी 69 जो आपका अनुच्छेद है, ये क्या कहता है? तो यहाँ समझिएगा सब लोग कि यहाँ कहा जा रहा है, संविधान के थ्रू ये जो बात कही जाती है कि अनुच्छेद जो 69 होता है, ये उपराष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दी जाती है। तो यहाँ समझेंगे कि उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दी जाती है, परंतु इसे पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन देता है? तो आंसर होता है राष्ट्रपति इसे पद एवं गोपनीयता की शपथ देता है। तो अब प्रश्न फिर, अच्छा यहाँ पर प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, तो प्रतिज्ञा का मतलब ही होता है शपथ। हाँ, कि हम शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे, और आगे भी इनकी एक लंबी चौड़ी अभिभाषण पट्टिका होती है। चलते हैं अनुच्छेद 70 पर आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है? तो पहले समझिएगा, यहाँ पर एक विशेष बात पुनः कही गई है, इसको भी बिल्कुल सब लोग समझने की कोशिश करना। अनुच्छेद जो आपका 70 है, इसमें एक बात कही गई है कि आकस्मिकता पर राष्ट्रपति कार्य निर्वहन के लिए, आकस्मिकता पर राष्ट्रपति कार्य निर्वहन के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो इस उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के तहत पद पर आसीन हो सकता है और राष्ट्रपति के कार्यों का ये निर्वहन भी कर सकता है। क्योंकि ये किसका उत्तराधिकार अधिनियम है? ये उत्तराधिकार अधिनियम राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम है। इसका कहने का आशय ये है कि हमारे भारत में राष्ट्रपति पद के लिए बहुत ही विशेष प्रणाली अपनाई गई है। वो प्रणाली कैसी है? तो आइए समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति पद होता है, सबसे जो भारत का पहला नागरिक होता है, सबसे पहला नागरिक होता है। अब प्रश्न आता है कि इत्तेफाक से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, या उसकी मृत्यु हो गई है, उसने इस्तीफा दे दिया है, या फिर वो अपने कार्य पालन में सक्षम नहीं है, यानी शारीरिक रूप से वो अक्षम हो चुका है, तो वो जो है पद से हट चुका है या आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो अब उसके पद पर कौन बैठेगा? तो नंबर 2 पे बैठेगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मगर अब प्रश्न यहाँ पर होता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति की गद्दी पर अधिकतम कितने समय के लिए बैठ सकता है? तो अधिकतम 6 माह के लिए बैठ सकता है। इससे अधिक उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति की गद्दी पर नहीं बैठेगा। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यदि उपराष्ट्रपति चाहे
तो 6 माह के अंदर वो इस पद को भी छोड़कर पुनः राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो इसकी गद्दी फिर से खाली हो जाती है, या इत्तेफाक समझिए कि फिर से इसकी तो मृत्यु हुई थी और उपराष्ट्रपति ने इस 6 महीने के अंदर क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अगर इसने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो अब प्रश्न बनता है कि पहले राष्ट्रपति गद्दी पर था मगर राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति की गद्दी पर कौन पहुंचा, उपराष्ट्रपति पहुंचा। मगर जब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो अब क्या होगा, तीसरे स्टेप पे यहां पर बताया गया है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। बिल्कुल रट लीजिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। उत्तराधिकार, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति की यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल इसे ध्यान रखना है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा ये अब राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ सकता है। मगर बात फिर वही होती है कि ये चुनाव 6 महीने के अंदर कराना अति आवश्यक होता है। तो ये स्टेप अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति की गद्दी पर उत्तराधिकार किसका किसका होता है, तो वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की गद्दी पर उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का भी होता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी होता है। जबकि यहाँ पर एक त्वरित कार्यवाही और भी रखी गई है जिसे हम लोग संविधान के पटल पर जो है अनुमति के बाद, सरकार की अनुमति और राष्ट्रपति की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद उसे स्वीकृत करते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का नंबर 4 स्टेप पे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है वो इस राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ सकता है। परंतु अभी तक इस चौथे क्रम का कोई जो है फॉलो नहीं किया गया है, इसको कभी भी फॉलो नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि 1 2 3 नंबर तक हम लोग उपराष्ट्रपति के उत्तराधिकार को फॉलो कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाले सुप्रीम कोर्ट के मात्र एक न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, बिल्कुल याद रखेंगे, एम हिदायतुल्ला रहे हैं जो कि गद्दी पर बैठे थे। किसके अधीन बैठे थे, उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अधीन बैठे थे। आइए चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर एक बात कही गई है, इसको समझिएगा। यहाँ अनुच्छेद जो है आपका ये जो 69 नंबर है उसके बाद 70 और अब हम लोग 71 पे आ जाते हैं, अनुच्छेद 71। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ जो बात कही गई है निर्वाचन विवाद निर्णय एससी करेगा, तो बात को समझिएगा आप लोग। यहाँ पर कहा जाता है कि जिस तरीके से वास्तव में बेटा ये जो अनुच्छेद होता है ना, ये केवल राष्ट्रपति के लिए ही नहीं, ये अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के लिए भी होता है। ये अनुच्छेद दोनों के लिए कॉमन अनुच्छेद होता है, यानी कि इसमें एक ही बात कही गई है जो कि दोनों पदों पर लागू होती है, दोनों पदों पर इसे फॉलो किया जाता है। वो बात पुनः समझिएगा कि यदि कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर कोई निर्वाचन हो रहा है तो उसमें कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है, तो यहाँ समझने वाली बात है कि उसका निपटारा कभी निर्वाचन आयोग नहीं करेगा भाई, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये यहाँ कौन करेगा, इसका निपटारा सदैव सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय इसका निपटारा करेगा। ये बात अनुच्छेद 71 में कही गई है। आइए चलते हैं इसमें अगला अनुच्छेद जो 72 है उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें क्या कहा गया है, वास्तव में जिस तरीके से अनुच्छेद 71 कॉमन है उस तरीके से अनुच्छेद 72 भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर इसे जो है स्वीकृत किया जाता है, दोनों पद इस पर फॉलो होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों इस पद के लिए काम कर रहे हैं। अब प्रश्न बनता है कि दंड के आदेश में, यानी जो हमारे कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा जो भी किसी अपराधी को दंड दिया गया है, दंड का आदेश दिया गया है, तो यदि कहीं उस आदेश में यानी निलंबन, परिहार्य निलंबन या
अपरिहार्य या लघुकरण, इतनी परिस्थितियां किसकी बनती हैं? इतनी परिस्थितियां हमारे उपराष्ट्रपति की बनती हैं। यानी उपराष्ट्रपति कितने काम कर सकता है? निलंबन कर सकता है, अपरिहार्य कर सकता है यानी परिहार्य कर सकता है, और सजा का लघुकरण कर सकता है यानी सजा कम कर सकता है, बदल सकता है या फिर परिवर्तित कर सकता है। परंतु ये बात जो यहाँ पर कही गई है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही यदि कहीं किसी भी अपराधी को मृत्यु, बिल्कुल इसे याद रखना है, वेरी मोस्ट प्रश्न है भाई, हर परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा अनुच्छेद है कि अगर यदि कहीं मृत्यु दंड की सजा किसी को दी गई है तो मृत्यु दंड की सजा उपराष्ट्रपति कभी माफ नहीं करेगा। यह पॉइंट केवल किसका है? ये राष्ट्रपति पर ही फॉलो होता है, बाकी ये 3 उपराष्ट्रपति पर भी लागू हो जाते हैं। तो मृत्युदंड की सजा जो है किस अनुच्छेद से हमारा राष्ट्रपति माफ कर सकता है? 72 के अंतर्गत किसी भी मृत्युदंड पाए हुए अपराधी की सजा को बिल्कुल क्षमादान देने का अधिकार रखता है। तो दोनों प्रश्नों को बिल्कुल एक साथ याद रखेंगे। आइए चलते हैं इसके अगले एक आखिरी अंतिम अनुच्छेद की ओर चलते हैं, और अंतिम अनुच्छेद बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, अनुच्छेद 73। इसमें क्या है तो आप जान लीजिएगा, वास्तव में इसमें हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़े केवल तथ्य हैं, जबकि ये वास्तव में हमारी कार्यपालिका का विस्तार प्रश्न है, हमारे केंद्र की कार्यपालिका। इसका मतलब होता है ये जो हमारी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसके विस्तार के रूप में यानी उसकी वृद्धि के रूप में यहाँ पर बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। क्योंकि कार्यपालिका यानी कि जो हमारा न्यायालय है, न्यायालय का एक पार्ट न्यायपालिका होता है, हमारा जो मंत्रिमंडल होता है वो कार्यपालिका होती है, और जो हमारा जो सभा सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये हमारी विधायिका होती है। तो बिल्कुल जान लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इन बातों को नहीं जानते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको मिला करके न्यायपालिका बनती है, और मंत्रिमंडल का जो संपूर्ण होता है भाग, जिसे कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कहते हैं, ये हमारी कार्यपालिका बन जाती है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायपालिका बन जाती है। और इसके साथ आपका जो केंद्र का होगा तो लोकसभा, राज्यसभा, अगर राज्यों का है तो फिर वो क्या क्या होगा? राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद मिलके बन जाती है विधायिका। तो अब प्रश्न यहाँ पर, विधायिका जहाँ विधायक होते हैं और संसद जहां सांसद होते हैं, ये कहलाती है। तो यहाँ पर केवल कार्यपालिका के विस्तार के बारे में बताया गया है।